यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2026 का पेपर देने के बाद आप लोग बहुत परेशान रहे हैं। हालांकि इस पेपर का रिजल्ट आ चुका है, मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी लोग करने लगे हैं, लेकिन अभी भी कई लोगों का दर्द जो है वो कम नहीं हो पा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी बनता है कि अगर आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन यूपीएससी इस तरह का पेपर पूछ लेता है, तो उसके पेपर पूछने के बाद जिन लोगों का अंतिम प्रयास था या जिन लोगों का अटेम्प्ट जो है पूरी तरह से वेस्ट हो गया, क्या उसके बारे में यूपीएससी को नहीं सोचना चाहिए? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि यूपीएससी की पॉसिबिलिटी क्या है, क्या अटेम्प्ट मिल सकता है और किन-किन लोगों को अटेम्प्ट मिल सकता है और मिलना भी चाहिए। इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोग थोड़ा अच्छे से बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो वीडियो है इसमें हम लोग 2-3 चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ ये है कि भई आप जो है प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन का री-एग्ज़ाम कराने को लेकर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर जो है आपको भी बात उठानी चाहिए, री-एग्ज़ाम होना चाहिए। कई लोगों का अटेम्प्ट को लेकर इश्यू है कि सर इतना बुरा पेपर रहा है, अंतिम प्रयास था, प्रीलिम्स के चलते पूरी मेहनत बेकार हो गई, अब हमारा आईएएस का सपना टूट गया है, इसके लिए एक अटेम्प्ट यूपीएससी को देना चाहिए। इन सारी चीज़ों को लेकर कुछ कमेंट्स आ रहे थे, तो मुझे लगा कि चलो वीडियो के माध्यम से ही इस टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करना लाज़मी बन जाता है। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बताऊँ, क्या री-एग्ज़ाम हो सकता है? और री-एग्ज़ाम होना क्यों चाहिए? इसको लेकर क्या आर्गुमेंट्स हैं? पहला आर्गुमेंट इस चीज़ को लेकर ये है कि प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन 2026 का जो पेपर हुआ है, वो पिछले सालों से अगर आप 10-15 साल देखेंगे, तो उन सब पेपर्स की तुलना में बहुत ज़्यादा कठिन टाइप का पेपर पूछा गया, बहुत ही वेग टाइप का पेपर पूछ लिया गया, कुछ भी सवाल कहीं से भी यूपीएससी ने उठा के पूछ लिए, है ना? तो इसके चलते थोड़ा-सा बच्चों को दिक्कत हुई। दूसरा, पेपर बहुत ज़्यादा लेंथी था और उसके चलते भी बच्चों का पेपर ही पूरा नहीं हुआ। कई लोग 70 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाए, कोई 80 ही अटेम्प्ट कर पाया। 20-30 सवाल तो देख ही नहीं पाए, कई लोगों की कंडीशन ऐसी थी। तीसरा सबसे बड़ा कारण जो एक्सपेरिमेंट को लेकर यूपीएससी ने किया, एथिक्स के सवाल डाल देना बिना बताए, इतने लेंथी क्वेश्चन डाल देना, है ना? और उसके अलावा यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड भी बदला है ना? कई-कई सवाल ऐसे पूछे, पहले उसमें सवाल एक और था, फिर उसको जो है एक्सप्लेन किया गया था, फिर उसके बेस पर ऑप्शंस निकालने थे, है ना? उसके बाद अलग से नीचे जो है एबीसीडी में आपको डिसाइड करना था। अब ये जो इतना लेंथी सवाल भी है और क्वेश्चन पूछने का तरीका, ट्रेंड एकदम से आपने बदल दिया और कोई 1-2 सवाल नहीं थे। बहुत सारे सवाल ऐसे थे जिसको यूपीएससी ने अपना इनोवेशन दिखाने के लिए, अपना एक नए तरीके से कि मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, इस चीज़ को दिखाने के लिए यूपीएससी ने उस तरह के सवाल डाले थे। अब उन सवालों को कई लोग डील नहीं कर पाए, बहुत दिक्कत हुई, उसके चलते जो है उनका पेपर खराब हो गया। सीसेट में भी यूपीएससी ने एक्सपेरिमेंट किए, है ना? आप लोगों को पता होगा कि कम्युनिकेशन के सवाल पूछ लेना, कॉम्प्रिहेंशन के सवालों को बहुत कम कर देना, ये वो रीज़न थे जिसके चलते सीसेट बहुत अच्छे से तैयार करने के बावजूद भी कई लोग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से बाहर हो गए। कई लोगों का जीएस में अच्छा स्कोर था 90, 80, 100, लेकिन उसके बावजूद भी जो है सीसेट में 1-2 नंबर से चूकने के बाद वो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से बाहर हो गए, मीन्स के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाए। तो ये वो कारण हैं जिसके चलते बहुत सारे बच्चे री एग्जाम को लेकर बार-बार कह रहे हैं। हालाँकि देखो, मेरे बस में हो तो मैं करवा दूँ, लेकिन आप लोग जितने कमेंट्स कर रहे हो या मैसेज भी कर रहे हो ऑफिशियल नंबर पे कि सर आपको इस बात को उठाना चाहिए। देखो, मैं तो उठा दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकैलिटी को भी देखना होगा। यूपीएससी इस तरह की चीज़ों को किसी एक प्लेटफ़ॉर्म या 2 प्लेटफ़ॉर्म के कहने पे नहीं करवाएगा। ये बड़े लेवल के आंदोलन की इन चीज़ों को लेकर डिमांड होती है। लेकिन आपको पता है यूपीएससी एस्पिरेंट कुछ इस तरह के हैं, चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना? ये चीज़ तो आप भी मानते होंगे ना कि बाकी अगर हम लोग सेगमेंट देखें, जो लोग तैयारी करते हैं, अगर उनके साथ कुछ गलत होता है, चाहे वो सीजीएल के बच्चे हों, नीट एग्ज़ाम को लेकर हों, उनको लगता है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है, तो वो इस बात को उठाते हैं, है ना? सरकार को बड़े स्तर पर जो है प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यूपीएससी एस्पिरेंट क्या है कि शुरू के 5 दिन, 10 दिन तो थोड़ा अग्रेसिव रहते हैं प्रीलिम्स होने के बाद, लेकिन उसके बाद जो है उस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगते हैं। आप खुद सोच के देखो ना, यूपीएससी ने इतने साल से आंसर की जारी नहीं की, तो यूपीएससी एस्पिरेंट ने क्या कुछ किया? कुछ नहीं किया। यूपीएससी इतने साल से सीसेट के पेपर को इतना डिफिकल्ट कर गया, तब भी बच्चों ने क्या थोड़ा बहुत आवाज़ उठाई और उसके बाद इसको लेकर कुछ खास किया नहीं। 2014 में सीसेट को लेकर अग्रेसिव मूवमेंट हुआ था, तो सरकार को बदलना पड़ा ना। सीसेट के पेपर को क्या करना पड़ा? क्वालीफाइंग करना पड़ा। तो जब तक खुद एक यूनिटी नहीं होगी, जब तक बच्चे खुद अपने बारे में नहीं सोचेंगे, तब मेरे या किसी के करने से कुछ भी नहीं होगा। ये बात आप लोग भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, है ना? धीरे-धीरे हम चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगते हैं, 10 दिन तक हमारे अंदर जोश रहता है, उसके बाद हमें लगता है जो हुआ ठीक है, अब अगले साल के प्रोसेस को ध्यान देखना होगा। वरना यूपीएससी की बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सोच के देखो,
मेंस का पेपर किसके बेस पे होता है, क्या इवोल्यूशन है, कुछ नहीं पता। हमारे किस पेपर में कितने नंबर आए ये तो चलो यूपीएससी देता है, इस सवाल में कितने नंबर आए ये पता है आपको? आपको पता है कि अगर पेपर 1 आप दे रहे हो तो हिस्ट्री में अच्छे नंबर हैं, ज्योग्राफी में अच्छे हैं, कल्चर में अच्छे हैं, किसमें अच्छे हैं? कुछ नहीं पता है आपको। पेपर सेकंड में किस सब्जेक्ट में पेपर नंबर ज़्यादा हैं, किसमें कम हैं, ये सब आपको मेंस एग्जामिनेशन में कुछ भी नहीं पता है ना? मेंस एग्जामिनेशन की कॉपी आरटीआई के थ्रू नहीं मिलती है। और भी जैसे आंसर की अब यूपीएससी प्रोविजनल जारी किया है, फाइनल आंसर की अभी भी जारी नहीं किया है। प्रोविजनल आंसर की का क्या मतलब है? फाइनल आंसर की होती है ना, प्रोविजनल का क्या मतलब है? आपने 100 क्वेश्चन अच्छे से देख के बनाया होना चाहिए ना। ये क्या बात बनी कि उसमें अभी भी आप चेंज कर सकते हो? इसका मतलब आप खुद ही श्योर नहीं हो पेपर को लेकर कि हाँ भाई सवाल गलत हो सकते हैं, 4 या 5 सवाल गलत हो सकते हैं। तो ये कहीं न कहीं पे खुद ही यूपीएससी इस चीज़ को लेकर मान के चलता है और इसके चलते यूपीएससी एस्पिरेंट ने आज तक बहुत ज़्यादा हो हल्ला किया भी नहीं है। चीज़ों को एक्सेप्ट करके रखते हैं कि ठीक है, अगर यूपीएससी कह रहा है ट्रांसपेरेंसी को इश्यू होगा तो होगा। यूपीएससी अगर हिडन संस्था है तो हिडन रहने दो। इस तरह की चीज़ों को लेकर कुछ कमी यूपीएससी एस्पिरेंट की खुद की भी है। अब बात करते हैं री एग्जाम। मैं प्रैक्टिकलिटी को लेकर आपको बता रहा हूं। जो लोग अगर या जो भी ऐसी वीडियोस बना रहे हों जो आपको एक होप दे रहे हों कि री एग्जाम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूपीएससी अपने प्रोसेस को आगे लेकर चल रहा है, मींस एग्जामिनेशन होना है, इसलिए इस चीज को आप लोगों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, क्या एक्स्ट्रा टाइम मिलना चाहिए? अगर नैतिक तौर पर पूछोगे, मुझसे पूछोगे, मैं तो दोनों ही चीजों के लिए रेडी हूँ कि री एग्जाम भी होना चाहिए, है ना? और री एग्जाम हो जाएगा तो अटेम्प्ट वाला मैटर ही खत्म हो जाएगा, है ना? दूसरी बात, अगर री एग्जाम नहीं होता है तो कम से कम अटेम्प्ट का सोच लो। और मैं तो उस समय भी कह रहा था कि कोरोना के टाइम पे भी जिन बच्चों के साथ दिक्कत हुई, कई लोग एग्जाम देने ही नहीं जा पाए, है ना? एकदम से वो महामारी आई, उस समय भी सरकार ने यूपीएससी एस्पिरेंट का नहीं सोचा। यूपीएससी ने यूपीएससी एस्पिरेंट की प्रैक्टिकलिटी को, मजबूरियों को नहीं समझा कि कैसे इतने कोविड के जोन में, जहां पे जगह जगह जो है क्वारंटाइन वाला सीन था, हर जगह जो है लॉकडाउन वाली सिचुएशन बनी हुई थी, ऐसी सिचुएशन में इतनी दूर एग्जाम देने आना, कई लोगों की उस टाइम पीरियड में तबियत खराब हो गई थी तो वो अच्छे से अटेम्प्ट पे फोकस नहीं कर पाए। ये सारी चीजें थी, उसके बावजूद भी यूपीएससी और सरकार ने अटेम्प्ट नहीं दिया। इसलिए मैं तो उस समय भी चाहता था कि एक अटेम्प्ट मिलना चाहिए। और अब तो 2026 का पेपर आपने देखा होगा, कहीं से भी एक अच्छा पेपर नहीं था, एक बैलेंस्ड पेपर नहीं था। मैं खुद क्या कहूँ, यूपीएससी चेयरमैन ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि इस बार का पेपर बहुत सारे बच्चों के लिए या बहुत सारे एस्पिरेंट के लिए अटेम्प्ट करने वाला पेपर नहीं था, मुश्किल पेपर था, कठिन था। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि हमने ऑथेंटिक सोर्स को फॉलो किया है, बट मुझे तो दिखे नहीं कि एनसीईआरटी में वो सतलुज वाले सवाल थे कि नहीं थे, है ना? जो सवाल यूपीएससी ने पूछे हैं, ऋग्वेद में ये है कि नहीं है, वो इस धर्म में लिखा है, इस ग्रंथ में लिखा है कि नहीं लिखा है, इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं, बड़े वेग से सवाल हैं, है ना? वो जो राग को लेकर सवाल पूछा गया वो एनसीईआरटी में कहाँ है मुझे नहीं पता है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसके बारे में हमें सोचने की जरूरत है, जिसमें लेकर यूपीएससी पे सवाल खड़ा होता है। तो अटेम्प्ट मिलना तो चाहिए नैतिक तौर पर मिलेगा मुझे इसकी संभावना कम लग रही है। तो री एग्जाम को लेकर और अटेम्प्ट को लेकर अपने मन में कोई होप मत रखिए। जिन लोगों का अंतिम प्रयास था उनको मैं यही कहना चाहूंगा, एग्जाम है, जिंदगी नहीं है। किसी और लाइन में आप बहुत अच्छा कर सकते हो। पीसीएस का पेपर मत छोड़ना, अभी यूपी पीसीएस के फॉर्म चल रहे हैं, आप लोग जरूर अप्लाई करो, उस पर पूरा फोकस कर दो, हर हाल में उसको क्वालिफाई करो। उसके अलावा भी जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उन पे भी आप फोकस करो। अदरवाइज अपना खुद के लेवल पर टीचिंग वगैरह भी स्टार्ट कर सकते हो, कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो सकते हो। तो जीवन बहुत बड़ा है, करने के लिए बहुत कुछ है, आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए। जब आपने अंतिम प्रयास तक यूपीएससी को देख लिया तो फिर बाकी चीजें तो बहुत छोटी है ना? तो अच्छे से फोकस करो और जिन लोगों के पास अटेम्प्ट बचे हैं वो 2027 को लेकर पूरी तरह से सीरियस हो सकते हैं। 2027 के लिए प्रीलिम्स प्रहार बैच डिलाइट आईएएस पर लॉन्च हो रहा है। 13 जुलाई को उसकी शाम 4 बजे पहली क्लास होनी। तो मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आप तकनीक के माध्यम से पूरे प्रीलिम्स के पेपर को डील करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि एलिमिनेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके आप पेपर को क्वालिफाई कर सकें, तो आपको उस पेपर को उस बैच को जरूर जो है आपको ज्वाइन करने की जरूरत है। किसी भी इंक्वायरी के लिए उसका जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। उसको लेकर एक वीडियो मैंने बना रखा है, कम से कम एक बार उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि आपको अटेम्प्ट उस बैच को ज्वाइन करना है या नहीं करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।